तो कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त अनुष्का त्रिवेदी स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप लोगों को CDP और EVS के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूं। मैं आप लोगों को CDP के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। और हाँ, कल मैं आप लोगों को EVS फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण तथा मित्र से संबंधित 30 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो भी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। आज मैं आप लोगों को EVS फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 करवाने वाली हूँ। कल मैं 30 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, आज क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को उस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है वो है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। विकल्प दिए गए हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 2 दिया गया है अंतिम अपघटक, नंबर 3 दिया गया है प्राथमिक अपघटक, नंबर 4 दिया गया है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, नंबर 4। ये क्यों होगा? क्योंकि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। गैसीय अपशिष्ट है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है सब्जी एवं फलों के छिलके, नंबर 2 दिया गया है घरों की नालियों का गंदा पानी, नंबर 3 दिया गया है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, नंबर 4 दिया गया है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ये भी बता दें कि ये क्यों होगा, क्योंकि लकड़ी तथा कोयले से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। इससे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। विकल्प दिए गए हैं। परजीवी, नंबर 2 दिया गया है सहभोजी, नंबर 3 दिया गया है मृतोपजीवी, नंबर 4 दिया गया है सहजीवी। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2, सहभोजी। ये क्यों होगा? क्योंकि दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए लाभ लेता है उन्हें सहभोजी जीव कहा जाता है। जैसे फर्न, आक्रिड आदि ये वृक्षों पर वृद्धि करते हैं परंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पूछा गया है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प दिए गए हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, नंबर 2 दिया गया है द्वितीय चरण उपभोक्ता, नंबर 3 दिया गया है तृतीय चरण उपभोक्ता और नंबर 4 दिया गया है उपभोक्ता। जो हमारा इसका सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1, प्रथम चरण उपभोक्ता। ये क्यों होगा? क्योंकि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे प्रथम चरण के उपभोक्ता कहे जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है वो है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है SO2, नंबर 2 दिया गया है H2S, नंबर 3 दिया गया है HCl, नंबर 4 दिया गया है N2। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1, SO2। ये क्यों होगा? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है वो होगा, निम्न में कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, नंबर 2 दिया गया है टुंड्रा, नंबर 3 दिया गया है सवाना और नंबर 4 दिया गया है मरुस्थल। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये क्यों होगा? क्योंकि दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ये क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है CO2, नंबर 2 दिया गया है N2O, नंबर 3 दिया गया है CO और नंबर 4 दिया गया है CH4।
जो हमारा इसका सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 CO। ये क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जल वाष्प तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो विश्वव्यापी ऊष्मायन के लिए उत्तरदायी हैं, और ये CO है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। असम का जो प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वन्य जीव वाला अभ्यारण्य कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है मानस, नंबर 2 दिया गया है काजीरंगा, नंबर 3 दिया गया है गिर जंगल और नंबर 4 दिया गया है कान्हा किसली। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 काजीरंगा। चलिए ये क्यों होगा? क्योंकि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है खाद्य चक्र, नंबर 2 दिया गया है श्रृंखला अभिक्रिया, नंबर 3 दिया गया है खाद्य जाल और नंबर 4 दिया गया है बायोमास का प्रमिड। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 खाद्य जाल। ये क्यों होगा? क्योंकि प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंध द्वारा एक समूह बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। पूछा गया है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है ATP, नंबर 2 दिया गया है STP, नंबर 3 दिया गया है BOD, नंबर 4 दिया गया है WPL। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 BOD। इसका मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में की जाती है, मतलब BOD। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है तापक्रम, नंबर 2 दिया गया है मध्यमंडल, नंबर 3 दिया गया है क्षोभ मंडल, नंबर 4 दिया गया है आयन मंडल। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 मध्यमंडल। ये क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और फिर मध्य मंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्य मंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है बोले वो है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है चींटी, नंबर 2 दिया गया है केंचुआ और नंबर 3 दिया गया है मधुमक्खी, नंबर 4 दिया गया है तितली। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा केंचुआ, नंबर 2। ये क्यों होगा? क्योंकि केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को खोदकर उसे उपजाऊ बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है वो होगा पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 दिया गया है झारखंड, नंबर 3 दिया गया है उत्तराखंड, नंबर 4 दिया गया है छत्तीसगढ़। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 उत्तराखंड। ये क्यों? क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा श्री चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले से हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सन में हुई थी, तो जो सन है वो है वर्ष 1973। कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है वो है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है हाथी, नंबर 2 दिया गया है सांप, नंबर 3 दिया गया है मोर और नंबर 4 दिया गया है बकरी। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 हाथी। नंबर 2 हाथी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के हैं, सांप द्वितीय श्रेणी तथा मोर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इसमें सांप दिया गया है द्वितीय श्रेणी का, इसलिए सांप ही सही होगा। क्योंकि हाथी अगर प्रथम श्रेणी के पूछे जाते तो हाथी एवं बकरी होता, और अगर तृतीय श्रेणी का पूछा जाता तो हम लोग मोर को सही करते।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है वो है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 दिया गया है प्रोपेन, नंबर 3 दिया गया है एथेन, नंबर 4 दिया गया है मीथेन। जो हमारा इसका सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है हिम नदों में वृद्धि, नंबर 2 दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, नंबर 3 दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, नंबर 4 दिया गया है वनों में वृद्धि। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्यों होगा? क्योंकि भूमंडलीय ताप का अभिप्राय तापमान में वृद्धि होना है। इसकी वृद्धि के अनेक कारण हैं, जिसके तहत वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि मानी जाती है। यह वृद्धि उद्योग, परिवहन, धूल कण आदि कणों से होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है वो है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प हैं समताप मंडल, नंबर 2 है क्षोभ मंडल, नंबर 3 है आयन मंडल, नंबर 4 है मध्य मंडल। जो हमारा विकल्प सही होगा वो है नंबर 1 समताप मंडल। ये क्यों है? क्योंकि वायुमंडल का निर्माण विभिन्न परत से हुआ है, जिन्हें समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल आदि नामों से जानते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर दूसरा मंडल समताप मंडल है। यह मंडल पृथ्वी की सतह पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 3 दिया गया है हीलियम, नंबर 4 दिया गया है मीथेन। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नंबर 3 हीलियम, क्योंकि जो हीलियम है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ये बाकी जो दी गई हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का ग्रीन हाउस गैसें हैं। हीलियम एक रासायनिक तत्व है। ये एक निष्क्रिय गैस तथा नोबल गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, इसीलिए ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक साथियों को हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, जिससे आपके साथी भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन करवाती हूँ जो ये यूपीटीईटी में आ चुके हैं। आज भी जितने क्वेश्चन हैं ये सारे यूपीटीईटी में आ चुके हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है वो होगा, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य हैं। जो विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है मानव का सामाजिक प्राणी होना, नंबर 2 दिया गया है मानव का अकेला होना, नंबर 3 दिया गया है कार्य करने में परेशानी होना, नंबर 4 दिया गया है उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 मानव का सामाजिक प्राणी होना। ये क्यों है? ये क्यों होगा? क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी होता है और यही परिवार की परिकल्पना का आधारभूत तथ्य है। परिवार ही वह प्रथम संस्था है जिसमें मनुष्य ने सामूहिक रूप से रहना सीखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। प्लीज़ आप हर लोग हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे और भी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। ज़्यादा लोग रहेंगे तो वीडियो बनाने में भी मन लगा रहेगा। चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का क्या कारण है? पूछा गया है एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का क्या कारण है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है जनसंख्या, नंबर 2 दिया गया है महंगाई, नंबर 3 दिया गया है कलह की संभावना, नंबर 4 दिया गया है ये सभी। जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि एकल परिवार से कलह की संभावना बहुत कम होती है। आजकल अधिक जनसंख्या, महंगाई तथा कलह की संभावना के कारण ही एकल परिवारों का चलन बढ़ गया है। एकल परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गृह संचालन की स्वतंत्रता, पारिवारिक कुरीतियों का अभाव तथा पति पत्नी के बीच मधुर संबंध जैसे गुण पाए जाते हैं।
चलिए, तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम लोग अगले दिन से CDP का चैप्टर 2 देखेंगे। अगर आप लोगों ने CDP का चैप्टर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां जाके चैप्टर 1 देख सकते हैं। और आज EVS का चैप्टर 1 समाप्त होता है, इसीलिए कल से हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे CDP का। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 EVS का देखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब यूपी टेट में आ चुके हैं। आप लोग एक बार कोई भी क्वेश्चन उठा के चेक कर सकते हैं कि कब आया हुआ है। ये 2013 से 2020 तक सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको सब करवा रही हूँ और एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, जिससे आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए। अगर आप लोगों को बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।